हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी ऐप पर। फ्रेंड्स देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने किस पर डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, उसके परिचय को देखा। यानी देखिए, कंप्यूटर क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। यानी देखिए क्या है, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, पहले कोई चीज़ डाली जाती है यानी इनपुट किया जाता है। जैसे इस तरह से फिर से हम समझ लेते हैं कि ये आपका कीबोर्ड हो जाता है और आपका ये मॉनिटर हो जाता है, ठीक है ना। ये मॉनिटर हो जाता है, ये सीपीयू हो जाता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका ये माउस हो जाता है। इस तरह से आप कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आप कीबोर्ड पर लिखेंगे और उसके बाद ये मॉनिटर पर जाता है, प्रोसेसर यानी प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद हमें चीज़ें मिल जाती है, हमें प्रोवाइड हो जाती है। यानी इनपुट, उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट होता है। हम लोगों ने किसके बारे में बात की और कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, कि कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी फुल फॉर्म के बारे में ही नहीं पता है। तो इसका हो जाता है C फॉर कॉमन हो जाता है, O फॉर ऑपरेटिंग हो जाता है, M फॉर मशीन हो जाता है, P फॉर पर्पजली हो जाता है, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल और E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च हो जाता है। अगर बात करें कि कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? तो 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन तैयार किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी, है ना। क्योंकि पहले ऐसा था ना, कंप्यूटर को ये नहीं था कि एक छोटे से बैग में रख लिया या छोटी सी जगह पे उसको रख लिया। अब तो लैपटॉप है ना, लैपटॉप का ज़माना है, तो क्या करते हैं कि छोटे से बैग में भी रख लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो पहली बार कंप्यूटर बना तो पूरे रूम में उसको रखा जाता, उसकी देखरेख में बहुत ही खर्चा आता था, और जब वो बनाया गया तो भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। तो ये हो जाती है आपके कंप्यूटर की बात। अब हम लोगों ने और क्या चीज़ें पढ़ी थी ये भी देख लेते हैं। हम लोगों ने देखे अबेकस यांत्रिक अंकीय गणना यंत्र, पंच कार्ड से निर्मित यानी नियंत्रित लूम हो जाता है, डिफरेंस इंजन हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखिए पहले हेडिंग्स देखी थी और कुछ चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग देखिए जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका हो जाता है पंच कार्ड से नियंत्रित लूम। यानी इसमें देखिए सन 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जेकार्ड, देखिए आपका हो जाता है जोसेफ जेकार्ड ने कपड़े बुनने के ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंचकार्डों से नियंत्रित करती थी, ठीक है ना। और पंचकार्ड पर चित्रों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित किया जाता था। ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? तो हम लोग पंचकार्ड से निर्मित लूम के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद डिफरेंस इंजन, तो डिफरेंस इंजन क्या हो जाता है? चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में एक मशीन का निर्माण किया। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस इंजन में गियर और सॉफ्ट लगे थे, यह भाप से चलती थी, ठीक है ना। सन 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन तैयार किया, जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी, और चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, योगदान ना होता तो इनको कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है ना। तो कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपका अति लघु में भी आ सकता है, बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है, प्लस आपका लघुत्तरीय टाइप में भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है उन सब चीज़ों के। और देखिए, मैं बार बार बताती हूँ, आप लोगों को नोट्स बनाने ही चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आप लोगों के पास कलेक्शन हो जाएगा, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब आप लोग उस पर रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट से बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वीडियोस देखने बैठ गए तो एक वीडियो में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 20 मिनट्स का तो होगा, 30 मिनट्स का होगा, लेकिन एक ही वीडियो में तो आपका काम नहीं चलेगा ना। तो आपके पास जब नोट्स होंगे तो आप उस पर सरसरी नज़र तो डाल ही लेंगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जल्दी से हो जाएगा। इसलिए आप लोग नोट्स बनाते चलें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना।
और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसके बाद आपका हो जाता है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। इसमें देखिए आपका हो जाता है IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हार्वर्ड आइकर ने सन 1944 ईस्वी में एक मशीन विकसित की। यह विश्व का सबसे बड़ा विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था और इनका आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा गया। इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सन 1944 के फरवरी माह में भेजा गया, जो विश्वविद्यालय में 7 अगस्त 1944 को प्राप्त हुआ। इसी विश्वविद्यालय में इसका नाम मार्क फर्स्ट पड़ा। यह 6 सेकंड में 1 गुणा व 12 सेकंड में भाग कर सकता था। कितने में? तो देखिए 6 सेकंड में 1 गुणा कर लेता था और 12 सेकंड में 1 भाग कर सकता था। अब हम लोग देख लेते हैं ABC एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर। तो इसके बारे में देखिए सन 1945 में एटानोसॉफ तथा क्लिफोर्ड बेरी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया गया जिसका नाम ABC रखा गया। अब देखिए ABC यानी देखिए एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। ABC सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। अगर अब आपके जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो ABC यानी एटानोसॉफ बेरी कंप्यूटर हो जाता है। अब हम लोग पीढ़ियों के बारे में बात कर लेते हैं, जनरेशन, जैसे कि पहली जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, कितनी क्षमता का था, है ना। दूसरी जो जनरेशन आई उसमें कंप्यूटर की क्षमता कितनी रही, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाता है, पहले ये जान लेते हैं कि कितनी पीढ़ियां हैं। तो कंप्यूटर के विकास चरणों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। इन पर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं तो उनको कंप्यूटरों को इलेक्ट्रॉनिक यानी कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। उन्होंने बहुत अधिक स्थान घेरते थे। क्या करते थे? जो वो कंप्यूटर थे तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, मतलब उनको एक रूम चाहिए था, नहीं तो इतना 10 बाई 10 का तो रूम चाहिए ही था। उसकी सुरक्षा में, उसके देख रेख में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी होता था। और देखिए मिली सेकेंड में गणना प्रक्रिया करते थे। मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, EDSAC हो जाता है आपका, EDVAC हो जाता है, UNIVAC हो जाता है, IBM हो जाता है, 701 हो जाता है, IBM हो जाता है, 650, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनके उदाहरण हो जाते हैं। और इसमें क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम लिखें। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह। उसके बाद देखिए आपका हो जाता है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है? तो 1956 से 1965। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने वैक्यूम ट्यूबों को ट्रांजिस्टर से प्रतिस्थापित कर दिया। इसमें असेंबली लैंग्वेज और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। इसके उदाहरणों की बात की जाए तो देखिए इसमें कौन कौन से हो जाते हैं? तो IBM हो जाता है आपका, देखिए IBM 1620 हो जाता है। और उसके बाद देख लेते हैं IBM 7094 हो जाता है, और CDC आपका 1604 हो जाता है, और CDC 3600, ये आपके उदाहरण हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी इसका जो टाइम पीरियड रहा वो कितना रहा, तो हम इस पर देखिए डिस्कस कर लेते हैं। 1965 से 1971, ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हैं इस तरह से कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट ICS से प्रतिस्थापित कर दिया। ये नैनो सेकेंड में गणना संक्रिया करते हैं। इसमें फोर्टॉन, कोबोल, पास्कल, एल्गो 68 बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग
किया जाता था। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। तो जो इसके उदाहरण हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं IBM, देखिए IBM 360 सीरीज़ हो जाती है, हनीवेल हो जाता है तो इसमें 6000 सीरीज़ ये हो जाती है। उसके बाद PDP IBM 370/168 ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। और जो आपके ये एग्जाम्पल्स हैं ना, तो इन पे आप लोग फोकस कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। अब हम लोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइम पीरियड की ही बात कर लेते हैं। तो 1971 से 1980 यहाँ पे आपका हो जाता है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट VSL सर्किट का उपयोग किया जाता है। सेमी कंडक्टर डिवाइस का उपयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में किया जाता है। समस्या उन्मुख चौथी पीढ़ी के लैंग्वेज 4GL का उपयोग किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीग्राम यानी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरणों की बात की जाए तो देखिए एप्पल सीरीज फर्स्ट और सेकेंड, और IBM 4341 हो जाता है, DEC 10 और स्टार PUP 11 ये सब इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब हम लोग पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड हो जाता है 1980 से अब तक का हो जाता है। जो अब के कंप्यूटर हैं वो कौन से हैं, तो वो पाँचवीं पीढ़ी के यानी कि 5G है ना, पाँचवीं पीढ़ी के। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेट चिप का उपयोग करते हैं। इसमें एक चिप पर लाखों कंपोनेंट होते हैं। वे विकास के चरण में हैं जो कृत्रिम बुद्धि पर आधारित हैं। ये कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज भाषा इनपुट का भी जवाब दे सकते हैं। और देखिए बायो चिप को मेमोरी डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाएगा और KIPS यानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाएगा। इसके उदाहरणों की अगर बात की जाए तो आपका हो जाता है रोबोट, सुपर कंप्यूटर, ये इसके उदाहरण हो जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का कोई उदाहरण दो, तो रोबोट हो जाता है, सुपर कंप्यूटर हो जाता है। आप लोग उदाहरण में लिख सकते हैं। और हो सकता है बहुविकल्पी टाइप में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी क्वेश्चन आता है कि इसमें देखिए एक ऑप्शन दिए होंगे जैसे रोबोट दिए होंगे और 3 ऑप्शन और दिए होंगे दूसरी पीढ़ियों के, तो आपको उसमें से निकालना रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने किन चीज़ों पे डिस्कस किया तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी, हम लोगों ने पंच कार्ड से नियंत्रित लूम के बारे में जाना, डिफेंस इंजन के बारे में जाना, ऑटो सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर के बारे में जाना और ABC 809 बेरी कंप्यूटर के बारे में जाना। उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जाना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, और उसके बाद पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में भी जाना। इसका टाइम पीरियड क्या रहा, यानी जितनी भी पीढ़ी आ रही है सबके टाइम पीरियड के बारे में जाना, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग नोट्स ज़रूर बना लिया कीजिए, क्योंकि ये आदत अच्छी होती है। इससे क्या होता है, हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, प्लस चीज़ें आपके पास जो कलेक्शन होता है वो आपके पास कलेक्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तब आप लोग उससे अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो इस तरह से जो आपकी तैयारी होती है वो बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए मैं फिर से कहूँगी कि नोट्स बनाते चलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।